हेलो फ्रेंड्स, द इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द आइडियाज पेज से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। सबसे पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे शीर्षक है सोशल इनजस्टिस। ये तो आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और जो ये हमारे जो देश की जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो जो किस तरह मतलब उसकी फेलियर हुई है ड्यू टू जो प्राइवेटाइजेशन, सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन की जो मुहिम है, और जो बैकवर्ड क्लासेस की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में कमी हुई है, उससे जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो दिन ब दिन उसकी जो इन्फ्लुएंस है या उसकी जो बेनिफिट है वो डिप्रेस क्लासेस या दलित्स या जो जिनको मिलना चाहिए था उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसी पे ये आर्टिकल है। और दूसरा आर्टिकल जो एनालाइज करेंगे इसका शीर्षक है वायरस अंडर लॉकडाउन। और इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो वास्तव में जो लॉकडाउन है वो मतलब आपका वो जिम्मेदार है ज़्यादा, मतलब आपका कोरोना वायरस फैलाने हेतु, मतलब लॉकडाउन की वजह से ये कोरोना वायरस ज़्यादा फैली है। तो उसी पे ये आर्टिकल है। तो आइए एनालाइज करते हैं इन दोनों आर्टिकल्स का। तो दोस्तों सबसे पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे इसका शीर्षक है सोशल इनजस्टिस। और ये आर्टिकल लिखे हैं क्रिस्टोफर जेफरोलो जी ने और कलायरसन ए, ये दोनों राइटर्स ने ये आर्टिकल लिखे हैं। तो आइए एनालाइज करते हैं डिटेल्स में इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पैराग्राफ में राइटर ये कहते हैं कि जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है भारत में वो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे कारगर तरीका है जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिलाता है देश में। मतलब एक पर्टिकुलर तबके की लोगों को वो भलाई के बारे में सोचता है, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी बोला जाता है। क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी तो है ही, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि इससे इसका उद्देश्य सही है, इसका उद्देश्य किसी की भलाई है, ना कि उसकी बुराई करना। तो ये पॉलिसी है, इसको कभी भी मतलब ये इस हिसाब से नहीं लिया गया था कि ये किसी को मतलब एक समूह को या एक समुदाय को एम्प्लॉयमेंट स्कीम प्रोवाइड करेगी, बल्कि ये इसलिए लिया गया था क्योंकि जो ऐतिहासिक जो उनकी शोषण हुई थी एक पर्टिकुलर तबके की लोग, जैसे दलित वगैरह या पिछड़ा जो आदिवासी या जो बैकवर्ड क्लासेस है, उनकी जो ऐतिहासिक दमन हुई थी उसके 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 उनको सही उनको एक मतलब प्रत्युत्तर मिले या उनको एक बेहतर एक मौका मिले जिससे कि उनकी पुनरुत्थान हो। तो इसने ग्रेजुअली ये रिजर्वेशन की पॉलिसी के मद्देनज़र जो एक क्लास ऑफ दलित, एक ग्रुप दलित की एक गुट बन गया, या क्लास ऑफ दलित बन गए जो कि आपका देश के जो मिडिल क्लास के बराबर हो गए थे इन टर्म्स ऑफ आपका एजुकेशन और ऑक्यूपेशन। मतलब ये इतना सफल हुई थी कि जो दलित से उनको मतलब मिडिल क्लास की लेवल में ले आई थी उनकी शिक्षा या उनकी रोज़गार के हेतु। तो ये यहाँ से अब अगर देखिए कोटा की अगर देखा जाए तो जो कि अपर क्लास जॉब्स है जो पब्लिक सेक्टर्स में, वो टिल 1980 के दशक तक जो दलित्स को वहाँ पे कोटा दिया नहीं गया था, या उनको वो फिलअप नहीं हुआ था दलित क्लास से। लेकिन जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट की जो एम्प्लॉयमेंट हुई थी वो आपका अकाउंटेड फॉर आपका 14% आपका क्लास सी एम्प्लॉयज़ में। आपका ये 1984 की आंकड़ा है। तो 1984 की हिसाब ले तो आपका 14% ऑफ क्लास सी एम्प्लॉयज़ आपका आपका शेड्यूल कास्ट से थे। ये था आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जो कि आपका जो इंडिया की जो शेड्यूल कास्ट जनसंख्या थी बाई है वो 16% ऑफ इंडिया की जनसंख्या आपका शेड्यूल कास्ट है। तो आपका ये आपका 14.3% आपका जो क्लास बी एम्प्लॉयमेंट है वो शेड्यूल कास्ट की थी। आपका ये 2003 की आंकड़ा है। और 13.3% आपका क्लास ए, यहाँ पे आपका जो क्लास ए जॉब्स है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, वो आपका 2015 की आंकड़ा है। यो यहाँ पे देखा जाता है अगर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जो सीपीएसईज है, वहाँ उनकी जो प्रोपोर्शन है आपका 2000 जो 4 था वहाँ पे उनकी जनसंख्या उनकी जो परसेंटेज थी वो था 14.6, लेकिन ये बढ़ के आपका 18.1% हो गई है 2014 को। मतलब आपका ये बड़ी है मतलब कमात उनकी संख्या या रिप्रेजेंटेशन बड़ी है। तो और जी ये रिजर्वेशन के मद्देनज़र जो एससीज़ की लिटरेसी है वो भी बड़ी है, जो कि आपका 21.38% था आपको 1980 के दशक में 1981 को, वो बढ़ के आपका 66.1% हो गई है 2011 को। मतलब सब सेक्टर में उनकी रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में उनकी जॉब रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है और उनकी लिटरेसी रेट भी बढ़ी है। ये मतलब आपका जो रिजर्वेशन की लाभ हेतु या उसकी फलस्वरूप ये हुई है, ये कहना है राइटर्स का।
तो ये था दोस्तों, ये तो एससीज़ की तो बेनिफिट हुई थी आपका रिजर्वेशन से। सिमिलरली आपका जो ओबीसीज़ है, अदर बैकवर्ड कास्ट की जो कैटेगरी है, वो भी बेनिफिटेड हुए थे आपका इस रिजर्वेशन की हेतु। आपका ये हुआ था जो एससीज़ के कई सालों बाद, जब आपका मंडल कमीशन रिपोर्ट तैयार हुई थी, वो था आपका वीपी सिंह सरकार ने आपका इम्प्लीमेंट किया था। तो इससे आपका 2013 को अगर ओबीसी आपका जो ओबीसी कैटेगरी की जो आंकड़ा लिया जाए, तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन था जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में सीजीएस, उसमें आपका 8.37% था क्लास ए कैटेगरी जॉब में, जो कि आपका, और जो क्लास बी कैटेगरी में था आपका 10.1% और 17.98% था आपका क्लास सी ग्रेड में। और ये जो परसेंटेज है आपका जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में आपका जो कि 2004 को था आपका 16.6%, वो बढ़ के आपका 28.5% हो गया था 2014 को। मतलब इस रिजर्वेशन की पॉलिसी हेतु मतलब जो ओबीसीज भी बेनिफिटेड हुए थे, ये कहना है राइटर्स का। लेकिन यहाँ पे राइटर्स ये कहते हैं जो कि रिजर्वेशन की जो बेनिफिट थी या हुई थी जो बैकवर्ड क्लासेस की या एससीज की, तो ये मतलब जो गवर्नमेंट की जो हाल फिलहाल की जो सरकार है, उनकी जो पॉलिसीज़ है, उससे काफ़ी हद तक घटी है। तो ये जो गवर्नमेंट की जो प्राइवेटाइजेशन की जो मुहिम है, और जो रिसेंटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो अनाउंस की थी कि जो नई जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी होगा, उसमें एक लिस्ट ऑफ आपका स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, वो लिस्ट तैयार करेंगे जहाँ पे आपका 4 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नहीं होंगे। मतलब सरकार की वहाँ पे शेयर्स बहुत ही कम हो जाएगा, सिर्फ 4 सेक्टर को छोड़ के। तो बाकी जो होंगे वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे या प्राइवेट के साथ मर्ज किया जाएगा। तो सिर्फ यही नहीं, जो प्राइवेटाइजेशन की जो मुहिम सरकार चला रही है, उससे भी नहीं, उसकी और भी पॉलिसीज से की वजह से जो रिजर्वेशन की जो बेनिफिट है, वो तो एससीज या बैकवर्ड क्लासेस को नहीं मिल रहा है, ये कहना है राइटर्स का। और यहाँ पे राइटर्स एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कहते हैं कि जो यद्यपि जो दलित या जो आपका ओबीसीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन है, एससीज़ या ओबीसीज़ की रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, वो बड़ी है, लेकिन ये अभी जो गवर्नमेंट की जो प्राइवेटाइजेशन की मुहिम है, उससे काफ़ी बदला है। तो पब्लिक सेक्टर है अभी तो वो सिक्योर रहा है, उसकी जो जॉब की क्राइटेरिया भी अभी सिक्योर रहा है जो सरकार की प्राइवेटाइजेशन की मुहिम से। यद्यपि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में जो बड़ी है, आपका ये था आपका 5.5 लाख 2006 में, और ये बढ़ के आपका 7.5 लाख हो गई 2014 को। लेकिन उसी मतलब आपका जो नंबर ऑफ़ सिविल सर्विस कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट यूपीएससी करती है हर साल, वो आपका करीब आपका 2014 और 18 के बीच 40% उसकी रिडक्शन हुई है। तो इससे हम ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना रिडक्शन हुई है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में या एम्प्लॉयमेंट में, और उसके साथ साथ जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो एससीज या ओबीसीज के है या होती है, वो भी घटी है। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ है वो इतना घटी है आपका 2003 से 2012 के बीच की, जो आपका 2003 में आपका था आपका 32.69 लाख, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में था, वो आपका 2012 में हो गया था आपका 26.30 लाख। मतलब करीब आपका 10 लाख की आपका कमी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में। और इससे जो नंबर ऑफ़ दलित जो है जो रिजर्वेशन से बेनिफिट होते हैं, उन वो भी रिड्यूस हो गया बाय 16%। और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज़ है, तो उसमें भी आपका जॉब्स में घटी मतलब डिक्रीज़ हुई है जॉब्स में। वो था जो 18.1 लाख थी 2011 में, वो आपका 14.86 लाख हो गया 2014 को। और जो यद्यपि जो नंबर ऑफ ओबीसीज़ है, वो तो कंटिन्यूसली राइज़ हुआ है। जो आपका 2003 में था आपका 1.38 लाख, वो हो गया था आपका 4.55 लाख इन 2012 को सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में यद्यपि जो ओबीसीज़ की रिप्रेजेंटेटिव बड़ी है, लेकिन जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, ये मतलब एक यू कर्व लिए है, मतलब बहुत शार्प डिक्लाइन हुई है। वो नंबर ऑफ ओबीसी आपका रिजर्वेशन तो जंप हुई है आपका 14.8 लाख 1.89 लाख, कभी करीब आपका 15 लाख जो 2008 को था, वो हो गई है आपका 23.55 लाख आपका 2012 को। लेकिन आपका 2012 की जो 23.38 लाख की जो आंकड़ा है, वो आपका ड्रॉप होके काफ़ी घट गई थी उस साल के बाद। तो जो रिजर्वेशन है वो भी जो आपका लेटरल एंट्री जो सिस्टम जो बीजेपी सरकार ने की थी जो ब्यूरोक्रेसी में, तो 2019 को जो आपका 89 एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्ट किया गया था इस आपका
जो 10 आपका जो लेटरल एंट्री की जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की जो पोस्ट सरकार ने घोषित की थी, तो इससे भी जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो काफ़ी उसका हानि हुआ है, क्योंकि इस जो लेटरल एंट्री सिस्टम था उसमें रिजर्वेशन की या कोटा की कोई बात नहीं था, और इससे जो एससीज या ओबीसीज है वो इन जॉब्स में उनको जो रिजर्वेशन के तहत बेनिफिट मिलती थी ये नहीं मिल पाई है। और जो ये रिजर्वेशन सिस्टम है जो एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी इम्पेक्ट हुई है, और जो जुडिशियरी इसके लिए जिम्मेदार है। जो इलाहाबाद कोर्ट की जो जजमेंट थी, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड भी किया था, जो कि आपका जो रिजर्वेशन सिस्टम था वो यूनिवर्सिटी लेवल से लेके आपका डिपार्टमेंटल लेवल में लेके आई थी। तो क्या होता है, अभी देखिए अगर हर डिपार्टमेंट में अगर रिजर्वेशन लाया जाए और अगर यूनिवर्सिटी लेवल से अगर हटा दिया जाए, तो क्या होता है, एक कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अपने एक एक डिपार्टमेंट में बहुत कम ही वैकेंसीज रहता है। तो इससे क्या होता है, जो रिज़र्व सीट्स की जो क्वांटम है वो कम जाता है, क्योंकि आपका अगर एक या दो सीट है तो उसको डिवाइड करना, या एक ही सीट हुआ तो अगर उसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आपका क्या होता है, जो शेड्यूल कास्ट या ओबीसी की जो जो सीट रिजर्वेशन थी वो नहीं मिल पाई उनको, और इससे उनकी काफ़ी नुकसान हुई थी। तो इस बिल के हालांकि इस एक ऑर्डिनेंस आपका पास किया गया था पार्लियामेंट में इस आपका जजमेंट की को रिवर्स करने के लिए, क्योंकि लेकिन इसकी जो फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आई है। और जो रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट हुई है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि रिजर्वेशन जो जॉब प्रमोशन के मद्देनज़र ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इससे जो एससीज या ओबीसीज की जो जॉब प्रमोशन में भी काफ़ी इम्पेक्ट हुई है। तो ये जो रूलिंग हुई थी ये आपका जो नरसिम्हा राव की जो समय में जो एक आर्टिकल पास हुआ था 16(4)(a), उसकी मतलब अवमानना करती है, और ये मतलब जो 1995 को पास हुआ था, तो इसको अवमानना करके मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि जो रिजर्वेशन है जॉब प्रमोशन में वो फंडामेंटल या मौलिक अधिकार नहीं है एससीज या ओबीसीज का। और ये जो रिसेंट जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एससी या ओबीसी की जो रिजर्वेशन है वो जॉब प्रमोशन में नहीं होगी, तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की जो उन्होंने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई थी, जो 85th अमेंडमेंट लाई थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि आपका जो रिजर्वेशन बेनिफिट आपका एससीज और एसटीज़ को आपका प्रमोशन के मद्देनज़र उनको देती है, तो उसकी भी अवमानना करती है। लेकिन जो आपका जो हालांकि हाल फिलहाल की जो सरकार है, भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन को चैलेंज नहीं किया है। तो इसका मतलब सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन को सपोर्ट करती है कि जो रिजर्वेशन है वो एससीज और एसटीज़ को नहीं मिलना चाहिए, मतलब इन द मैटर ऑफ आपका प्रमोशन। और यहाँ पर राइटर्स ये प्रश्न करते हैं, जो पिछले महीने को जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने ये कही थी, एक नोटिस इशू की थी जो हेल्थ मिनिस्ट्री को, कि ये कंप्लेन किया था कि जो पोस्ट मंडल रिपोर्ट मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, जो कि 27% जो कोटा अलाउ करती थी एससी या ओबीसीज को, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी आपका हेल्थ सेक्टर में। तो इस पे भी सरकार क्या काम करेगी या इस पर कोई एक्शन लेगी, ये प्रश्न करते हैं राइटर्स। तो यहाँ पे आपका 2017 से जो हेल्थ सेक्टर में आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिजर्वेशन के हेतु, ये कहना है कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट है जो नीट है, तो वहाँ पे जो जो ओबीसीज जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको जो 27% जो उनकी कोटा है वो उनको प्रोवाइड नहीं किया है। मतलब उनको जो अलाउ किया गया था 27% ऑफ कोटा ऑल इंडिया सीट्स में, वो उनको पर्याप्त उनको फुलफिल नहीं हुआ है। ये भी एलिगेशन था नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की। तो सरकार क्या इसमें काम करेगी या इस पर ध्यान देगी, ये प्रश्न करते राइटर्स। और ये जो एससीज और ओबीसीज को जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी में जो सरकार की जो आपका खामियाजा है उससे उनकी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो आपका जो अदर पॉलिसी सरकार की जो दूसरी पॉलिसी है, जो उनकी जो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए था या जो फंड उनके लिए जो एलोकेट किया करती थी सरकार, वो भी उसमें भी आपका खामियाजा हुई है, जिससे कि जो दलित एजुकेशन या जो ओबीसी की जो एजुकेशन जो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये यहाँ पे मोदी सरकार की जो प्रथम जो काल था उसमें जो दलित एजुकेशन की जो फंड आती थी उसमें आपका बजट में काफ़ी रिडक्शन हुई थी, ये कहना है राइटर्स का। और तो ये हालांकि जो ये बजट है जो दलित एजुकेशन फंड है ये आती है उनकी जो प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, तो ये जो उनकी डेमोग्राफी की अगर उनकी जनसंख्या की जो अगर इस आंकड़ा लिया जाए तो वो होती है 16.6% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन जो फंड है वो सिर्फ आपका 6.5% से 9%
ही एलोकेट हुई है। तो ये मतलब कितना आपका गैप है जो एक्चुअल पॉपुलेशन है और उनकी जो फंड एलोकेशन में, ये कहना है राइटर्स का। और इससे जो स्कॉलरशिप फंड भी मतलब बहुत ही उसकी एलोकेशन में कमती हुई है, और दलित या ओबीसीज को आपका जो स्कॉलरशिप फंड मिलना चाहिए था वो नहीं मिली है। और अंत में राइटर्स एक इम्पॉर्टेंट मतलब फैक्ट कहते हैं, जो आपका अगर ये जो ग्रोथ या जो उसका जो गतिरोध अगर देखा जाए जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन पॉलिसी में, तो ये देश की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये सजेस्ट करती है कि ये पॉलिसीज तभी कारगर हुई है, तभी इम्प्लीमेंट हुई है जब आपका पॉलिटिकल जो लीडरशिप में आपका जो दलित या ओबीसीज की आपका पार्टिसिपेशन रही है। जब यह देखा गया है, जबकि आपका जो दलित जो पार्टी जैसे कि बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, इन पार्टीज़ का अगर जब आपका सरकार के साथ साझेदारी में था या सरकार उनके साथ कोalition में था, तब इन पार्टीज़ ने जो दलित की जो स्कीम्स है वो सरकार को प्रेशर डाली थी, और इसीलिए उनको मतलब ये इन पॉलिसीज़ का लाभ हुआ था। लेकिन जब आपका जो अभी हालांकि जो भाजपा सरकार आई है, और जो अभी जो ये जो दलित जो पार्टीज़ है इनकी जो डिक्लाइन हुई है, इससे क्या हुआ, जो अपर कास्ट जो लोग हैं उनकी ज़्यादा आपका हालांकि जो सरकार है वहाँ पे कहा जाता है ज़्यादा अपर कास्ट की रिप्रेजेंटेशन है, और उससे जो कॉमन लोगों की जो प्लेबियंस है, जो कॉमन मैन की जो पॉलिसीज़ है, या जो पिछड़ा लोगों की जो एससी या ओबीसी की जो पॉलिसीज़ है, वो भी उनकी जो मतलब अवमानना कर रही है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है ये सरकार। तो यही कहना है राइटर्स का। तो ये था एनालिसिस आर्टिकल हमारे सोशल इंजस्टिस का। तो आइए आज का हम नेक्स्ट आर्टिकल एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे आज, इसका शीर्षक है द वायरस एंड द लॉकडाउन, और ये आर्टिकल लिखे हैं कौशिक बासु जी ने। और यहाँ पे ये क्या कहा गया है, जो जिस तरह से देश में जो आपका लॉकडाउन एग्जीक्यूट हुई है, उसकी जो पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट हुई है, इससे ये जो लॉकडाउन है वही मतलब एक ज़रिया बन गया है कि वायरस स्प्रेड का, क्योंकि ये जिसका इम्प्लीमेंटेशन है वो उसमें गड़बड़ी हुई थी। तो इसमें कुछ खामियाजा हुई थी, जिसकी वजह से ये मतलब लॉकडाउन उतना कारगर नहीं हुआ, या और अगर देखा जाए तो लॉकडाउन मतलब जिम्मेदार भी रहा कुछ क्षेत्र में, जिससे कि वायरस को और स्प्रेड होने का मौका मिला। तो ये कुछ खामियाजा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले कुछ आर्टिकल्स में तो पैराग्राफ्स में तो राइटर कौशिक बासु जी ये कहते हैं कि जो लॉकडाउन जो इमीडिएटली हुआ था और बिना कोई प्लान की वजह से हुआ था, और जो माइग्रेंट लेबरर्स की जो मतलब उन सरकार ने इमीडिएटली ध्यान नहीं दी थी, तो उसकी वजह से आपका ये वायरस की जो और भी स्प्रेड होने का मौका मिला। और जो लॉकडाउन जिस तरह से आपका एग्जीक्यूट हुआ था, जैसे कि आपका क्या हुआ था, लोगों को मतलब अपने घरों में रहने के लिए सरकार ने वायदा कर दिया था। उससे क्या हुआ, लोग मतलब आपस में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बजाय रखे, और मतलब एक दूसरे से ज़्यादा एक ही जगह में रह के सिकुड़ गए थे, और मतलब ज़्यादा उन्होंने वायरस को स्प्रेड होने में मौका दिया था। और उसी समय लोगों ने क्या किया था, मतलब एक तो वो आपस में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के एक ही घरों में वो एक ही छत के नीचे वो रहे। उसके बाद वो मतलब सैकड़ों मील ट्रैवल करके अपने घर जाने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो महामारी और भी फैली, मतलब एक तो वो आपस में उन्होंने वायरस को फैलाया, और दूसरी बात जो उन्होंने जो अपने जगह छोड़ के, शहर को छोड़ के गाँव तक गए, तो ये वायरस उन्होंने अपने शहर से गाँव तक ले जाने में उन्होंने मदद की थी, ये कहना है राइटर का। और जो ये लॉकडाउन की वजह से जो शॉक है, जो इकोनॉमिक आर्थिक शॉक हुई थी, इसको वो डबल शॉक कहते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी देश की जो अर्थनीति है जो मतलब डिक्लाइनिंग ग्रोथ में थी, वो लॉकडाउन की वजह से वो और भी ख़राब हो गई है। तो ये कहते हैं जो इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी, उसकी जो गतिरोध थी, आपका वो नीचे की तरफ जा रहा था, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पिछले 2 सालों से नीचे की तरफ जा रहा था। और तो मतलब ये महामारी के पहले, और ये जो महामारी के बाद लॉकडाउन की वजह से आपका ये और भी नीचे गिर गया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये आपका प्रिडिक्ट किया है, ये पूर्वानुमान क्या है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो -4.5% हो जाएगी आपका 2020 के अंत तक। तो ये हो जाएगा आपका लोएस्ट जो इंडिया की ग्रोथ रेट होगा आपका 1979 के बाद। तो इससे ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि देश की अर्थनीति कितना डावाडोल परिस्थिति में है। तो
लेकिन यहाँ पे कुछ सेक्टर से कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये पेंडेमिक की वजह से जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो चाइना से मूव आउट होके भारत में आ जाएगी, तो इससे भारत की जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगी। लेकिन ये नहीं हुआ है, क्योंकि जो बेनिफिशियरी जो कंट्रीज़ है, ये जो इंडस्ट्रीज़ है, ये फॉरेन जो कंपनीज़ है, उन्होंने भारत के बजाय आपका वियतनाम जैसे या जो दूसरे साउथ एशियन नेशंस में अपना इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेनिफिशियल समझा। और चाइना अपना कई सारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको रोक पाने में भी सक्षम हुई है। तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया की, जो आपका मई महीना, इस साल के मई महीने में, वो आपका ग्रोथ आपका बढ़ के आपका 23.5% हो गई थी। और ये कंपेयर टू आपका ब्राज़ील में सिर्फ आपका 12.6% है, और यूएस के 13.3% और चाइना के 6%। तो इंडिया के कितनी बड़ा भयंकर एक अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ गई है, ये इकोनॉमिक आपका फॉल आउट से। तो तो इंडिया की जो ये जो पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, और ये इसकी वजह से जो आपका ये लॉकडाउन है, ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदार है, ये कहना है राइटर का। और ये राइटर ये कहते हैं अंत में, जो हमने जो ये कॉस्ट ये जो पे की है, ये जो प्राइस पे की है, ये बिना कोई मकसद से, क्योंकि जो लॉकडाउन है उसकी वजह से तो वायरस की जो गतिरोध है या जो उसकी फैलाव है वो तो कमी नहीं है और बढ़ी है। तो इससे तो हमारा ये आर्थिक दुर्गति ही ज़्यादा हुई है, ना कि कोई मुनाफा हुई है। तो ये था एनालिसिस वायरस एंड लॉकडाउन। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।